संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज योजना पूरे देश में जल्द होगी शुरू। सीएम की मौजूदगी में गुरुग्राम में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और सीएसआर ट्रस्ट के बीच हुआ एमओयू। सेक्टर 14 स्थित राजकीय महिला कॉलेज में 100 बिस्तरों का गर्ल्स हॉस्टल व शिक्षण ब्लॉक का होगा निर्माण। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करनाल स्थित भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान में प्राकृतिक कृषि प्रयोगशाला का किया शिलान्यास। कहा, प्राकृतिक खेती समय की है मांग। और दूरदर्शन और हॉकी इंडिया के बीच हुआ करार, डीडी स्पोर्ट्स पर फ्री में देखे जा सकेंगे मैच। प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर होगा मैच का लाइव प्रसारण। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज भी दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण प्रभावित हुई। संसद में आज फिर सुबह हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक और लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 1 बजे तक स्थगित की गई। राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने सांसदों से कार्रवाई शांतिपूर्वक चलाने का आग्रह किया, परंतु विभिन्न मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में संसद में तकरार के चलते शोर शराबा जारी रहा और कार्यवाही में व्यवधान पड़ा। केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्यसभा सभापति पर जो आक्षेप लगाए हैं वो निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण हैं। चेयरमैन के ऊपर आक्षेप लगाए थे। खड़गे जी जो इतने सीनियर लीडर हैं, उनको इतनी इल्म होना चाहिए, इतनी जानकारी होनी चाहिए कि द रूलिंग ऑफ द चेयरमैन इज फाइनल एंड द रूलिंग ऑफ द चेयरमैन इज अनक्वेश्चनेबल। और वह भी हाउस के अंदर नहीं, हाउस के बाहर इस तरीके का आरोप लगाना यह बहुत ही निंदा योग्य है। ये इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। उधर लोकसभा में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज योजना जल्द ही पूरे देश में शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि 6 राज्यों में प्रचलित योजना जल्द ही उत्तर प्रदेश और बाद में देश के बाकी हिस्सों में शुरू की जाएगी। ये योजना सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को अस्पताल में 1.5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है। राजमार्गों पर दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने सदस्यों से ऐसी सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए हर जिले में दुर्घटना निवारण समितियां गठित करने का अनुरोध किया। जो व्हीकल इंश्योरेंस होगा उसमें 7 दिन तक का खर्चा या 1.5 लाख रुपए, इसमें से जो भी होगा उतना 1.5 लाख रुपए तक वो उनको तुरंत मिल जाएगा। ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है आयुष्य का और हेल्थ कमीशन का, स्टेट गवर्नमेंट के नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और उनके कॉर्नर पुलिस, हॉस्पिटल, स्टेट हेल्थ एजेंसी, तुरंत ये पैसा मिलेगा। सम्मान्य सदस्य ने जो कहा है कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आसाम, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और पांडिचेरी यहाँ स्कीम शुरू हो गई और 2100 लोगों की जान इसमें बची है। और अभी मैक्सिमम ट्रीटमेंट अमाउंट जो है वो केवल 1,25,000 रुपये तक देनी पड़ी है। वहीं कल केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में रेलवे संशोधक विधेयक 2024 पेश करते हुए कहा कि सरकार ने रेलवे भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है और यूपीए सरकार की तुलना में मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में रेलवे में उनसे अधिक रोजगार का सृजन किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में रेलवे का तीव्र गति से विद्युतीकरण हुआ है। देश में रेलवे का तेज गति से विकास हो रहा है और पिछले 1 साल में 5000 किलोमीटर से अधिक नए रेलवे ट्रैक बने हैं, जो कि कई देशों के रेलवे नेटवर्क से भी ज्यादा हैं। 5300 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, जो कि पूरे स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क से भी ज्यादा है। यानी एक समृद्ध देश के रेलवे नेटवर्क जितना है उतना 2 साल लगातार भारत के रेलवे नेटवर्क में ऐड हुआ है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस देश की। ये एक प्रधानमंत्री जी के विजन का बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि कैसे प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास के लिए, एक विकसित भारत के लिए नींव रखी। सेफ्टी पे बहुत ध्यान दिया गया। जहां 7-8 हजार 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता था, अब 1,08,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में आज गुरुग्राम के PWD रेस्ट हाउस में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, फरीदाबाद और हरियाणा राज्य CSR ट्रस्ट के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस MOU के जरिए सेक्टर 14 स्थित राजकीय महिला कॉलेज में 100 बिस्तरों वाले गर्ल्स हॉस्टल और शिक्षण ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा और विभिन्न IT, चिकित्सा, संगीत उपकरणों की आपूर्ति की जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर अनुमानित 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस CSR पहल का उद्देश्य गुरुग्राम के आसपास की बेटियों को बेहतर शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना और महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ना है। ये महिला केंद्रित पहल बेटियों को उच्च शिक्षा और पेशेवर करियर बनाने में सहायता करेगी। इस MOU पर पावर ग्रिड के जनरल मैनेजर अशोक कुमार मिश्र व जिला उपायुक्त अजय कुमार ने हस्ताक्षर किए। वहीं मुख्यमंत्री ने आज गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने बैठक में आई अधिकतर समस्याओं को मौके पर ही निपटान किया। अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश देते हुए कहा कि आमजन की समस्याओं के निवारण करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल प्रदेश के मॉडल गांव सुल्तानपुर में पहुंचे, जहां उन्होंने गांव में बने 5 पॉन्ड सिस्टम, पार्क और लाइब्रेरी का जायजा लिया। यहां उन्होंने ड्रोन दीदी से मुलाकात करते हुए उनके प्रदर्शन को सराहा और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से सीधा संवाद भी किया। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज सुल्तानपुर गांव दूसरे गांव के सामने एक आदर्श रूप में विकसित हो रहा है। हमारी अपेक्षा है कि हर गांव में इस तरह की व्यवस्था हो। सामूहिकता की ये भावना हमारे गांवों को बहुत आगे ले जाएगी। यहाँ की महिलाएं स्वावलंबी बनकर अपना आर्थिक आधार मजबूत कर रही हैं। उन्होंने हरियाणा सरकार को 24 फसलें MSP पर खरीदने पर बधाई देते हुए कहा कि ये प्रदेश तो धान का कटोरा है और यहाँ का धान दुनिया भर में जाता है। धान के किसानों के लिए हमने बासमती के निर्यात पर जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगती थी उसे खत्म कर दिया है। इससे बासमती धान के किसानों को बहुत फायदा होगा। धरने के बाद किसानों के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे रोज किसानों से मिलते हैं और कल भी मिले हैं। ये तो धान का कटोरा है और यहाँ का धान दुनिया भर में जाता है, विशेषकर अरब कंट्रीज में। और धान के किसानों के लिए हमने एक फैसला किया है कि जो बासमती के निर्यात पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगती थी वो खत्म कर दी है। धान निर्यात होगा, किसानों को और फायदा होगा। यहाँ गांव में ग्राम वासियों से, सरपंच साहब से, पूरी टीम से मिलके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और मैं तो मामा और भाई हूँ, तो रिश्ता गाँव से जुड़ गया है। और मैं मानता हूँ कि प्रेम ही भगवान है। किसानों की सेवा, गरीबों की सेवा भगवान की पूजा है। किसान भी बढ़े, गरीब भी बढ़े और दीदी हमारी आगे बढ़ ही रही है। इसके बाद उन्होंने करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान पहुंचकर छात्रावास का उद्घाटन करने के उपरांत विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और प्रगतिशील किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का संकल्प है कि किसानों की आय दोगुनी हो। कृषि क्षेत्र हमारे देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आज भारत सरकार द्वारा लगातार किसानों व कृषि क्षेत्र के लिए नई नई योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिसका लाभ देश भर के किसान ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे दुग्ध उत्पादकों को अधिक से अधिक दूध के उत्पादन का लक्ष्य लेना चाहिए। वहीं हमारे शोधकर्ताओं को अच्छे से अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य लेना चाहिए। हमें भारत को दूध का क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। इसके अलावा उन्होंने भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान में प्राकृतिक कृषि प्रयोगशाला का शिलान्यास किया। उन्होंने इसे खेती के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती समय की मांग है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हम पशुपालन तो करते हैं, लेकिन हमारे गाय, हमारी भैंस दूध काफी कम देती है और इसलिए कई बार वो फायदे का सौदा नहीं लगता। लेकिन NDRI ने जो नई नस्ल विकसित की है, क्लोन बनाए हैं, वो सचमुच अद्भुत और अभूतपूर्व है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति कर रहा है NDRI। मैं उनको बधाई देता हूं। किसानों द्वारा किए गए दिल्ली कूच को लेकर प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि केंद्र व हरियाणा सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा में किसानों की सारी फसलें MSP पर खरीदी जा रही हैं और 72 घंटों में उनको भुगतान किया जा रहा है।
ईवीएम को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर निशाना साधते हुए श्याम सिंह राणा ने कहा कि कांग्रेस हारने पर बहाना बनाती है और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती है वहां चुप रहती है। इसके अलावा उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति को उन्होंने देश के हित में बताया। अपने किसानों की बात सुनते हैं, मैं रदौरी जाऊंगा, सब किसान सम्मानित करेंगे, क्योंकि हमने किसानों की सारी बातें सुनी और उनको 23-24 फसलों का एमएसपी का रेट भी दिया और 72 घंटे में उनकी फसलों के पैसे भी दिए। अभी उनके हारने के कारण तो कुछ और हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब कोई ना कोई, जब उनकी सरकारें बनी है, इसी मशीन से बनी है, उनके सांसद भी जीते हैं, एमएलए भी जीते हैं, लोकसभा का इलेक्शन हुआ बहुत, उसमें भी यही मशीन थी। लेकिन उनके संगठन की जो अपनी बात है उसको तो वो छुपा रहे हैं। संगठन के अंदर जो अगर वो मजबूती के साथ काम करें तो उनके रिजल्ट अच्छे आ सकते थे। पूरे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाए, फिर सारा प्रदेश, सारे देश एक तरह से 5 साल के लिए विकास का काम करने में समय ज़्यादा मिलेगा, पैसा कम खर्च होगा। पंजाब में किसान आंदोलन के चलते अंबाला में पंजाब व हरियाणा की सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर पिछले 10 महीनों से बंद है। बॉर्डर बंद होने से जहां आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है, तो वहीं व्यापार भी काफ़ी प्रभावित हुआ है। देखिए हमारे साथ अजीत द्विवेदी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। शंभू बॉर्डर बंद होने से जहां आम लोगों को परेशानी तो हो ही रही है, वहीं अंबाला, जो कि प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। अंबाला में ही एशिया का सबसे बड़ा साइंस इक्विपमेंट का मार्केट है, जहां से देश दुनिया में साइंस और सर्जिकल आइटम्स की आपूर्ति की जाती है। लेकिन पंजाब के किसानों के आंदोलन की वजह से व्यापार में भारी कमी आई है और ये 80% तक सिमट गया है। किसान का धरना लगा हुआ है, इससे बहुत ज्यादा नुकसान है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, यहाँ से तीनों का कस्टमर बिल्कुल बाई रोड, जो बाई कार अपनी आ जाते हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल आ जाते हैं परचेज करने के लिए, वो बिल्कुल नहीं आते। शंभू बैरियर बंद होने के कारण चंडीगढ़ हाईवे के ऊपर रश बढ़ गया। चंडीगढ़ वाले आने जाने वाले परेशान होने लगे हैं, तो हर व्यापारी वर्ग को आने जाने में दिक्कत तो है। किसान आंदोलन के बाद अन्य राज्यों से आने वाले ग्राहक भी अब अंबाला से दूरी बना रहे हैं। इन दिनों शादियों का सीजन है। अंबाला से पंजाब सहित अन्य राज्यों में बहुत अधिक व्यापार होता है। शंभू सीमा बंद होने के बाद से ही अंबाला के बाजारों में अब सन्नाटा पसर गया है। पंजाब के छोटे दुकानदारों से संपर्क बनाए रखने के लिए अंबाला के व्यापारी अब पंजाब व अन्य राज्यों में जाकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, जिससे दुकानदार अंबाला से जुड़े रहें। हालांकि इससे अधिक फायदा नहीं हुआ है। जो भी काम होता है, हाईवे बंद कर दिया गया है। पूरा बेल्ट जो आपका ये पंजाब की और J&K की अप टू पाकिस्तान बॉर्डर तक सारी वर्किंग जीरो पड़ी है। व्यापार जो है जीरो है इस टाइम। चाहे किसी का भी ले लें, चाहे कपड़ा मार्केट ले लें, चाहे साइंस का ले लें, चाहे किसी इंडस्ट्री का ले लें, सबका बुरा हाल है। बॉर्डर बंद होने से अंबाला शहर का कपड़ा उद्योग भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा अन्य कारोबार पर भी इसका असर पड़ा है। हमारा जो सर्दियों का माल है वो सारा लुधियाना से और पंजाब की साइड से आता है, तो रास्ते बंद होने की वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं। ट्रांसपोर्ट बहुत महंगी पड़ रही है, जिस वजह से माल 2-2, 3-3 दिन लेट हो रहा है। शादी ब्याह का सीजन, आप बाजार के हालात देख सकते हैं, बिल्कुल खाली पड़ा है बाजार। वहीं बॉर्डर बंद होने से यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो दिल्ली हम पहले 6 घंटे में पहुंच जाते थे, वही अब ज्यादा टाइम लग रहा है, 7, 7:30। रात को लेडीज हम लोगों ने वैसे रात को डर भी लगता है कि कहीं रास्ते गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होगी तो कैसे क्या करेंगे। चलो कोई काम से जा रहा है, आधा घंटा लेट हो जाएगा, लेकिन कोई इमरजेंसी में जा रहा है, एम्बुलेंस है, किसी का प्रेगनेंसी है, किसी की डिलीवर होनी है, किसी बच्चे को चोट लग गई है, कुछ एक्सीडेंट हो गया है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इफेक्ट करती हैं। हो सकता है कि उससे किसी बंदे की मौत भी हो जाए, पूरा परिवार इम्पैक्ट हो। पिछले 10 महीने से किसान आंदोलन के कारण इस रास्ते के बंद होने से न सिर्फ यहाँ पर रहने वाले लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि इलाके का रोजगार भी पूरी तरीके से ठप पड़ गया है। लोगों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द किसान अपना आंदोलन वापस लें और ये रास्ता शुरू हो, लेकिन फिलहाल जो है लोगों को कोई भी राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। शंभू बॉर्डर से कैमरामैन सुमित हिबान के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज। हॉकी के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले अब देश के घर घर में देखे जा सकेंगे। भारत के राष्ट्रीय प्रसारणकर्ता दूरदर्शन ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हॉकी लीग के साथ आधिकारिक प्रसारण भागीदार के तौर पर करार किया है।
प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल और हॉकी इंडिया लीग के संचालन कमेटी के सदस्य भोलानाथ सिंह के बीच आज इस करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान प्रसार भारती के अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे। 28 दिसंबर से शुरू होने वाले हॉकी इंडिया लीग का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स सहित प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखा जा सकता है। हॉकी इंडिया लीग में पुरुषों की 8 टीमें और महिलाओं की 4 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें दुनिया भर की शीर्ष टीमों के खिलाड़ी मैदान पर नजर आएंगे। इस मौके पर प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कहा कि दूरदर्शन पर हॉकी इंडिया लीग के मुकाबलों का सीधा प्रसारण होने से हॉकी को देश के कोने कोने में पहुंचने में मदद मिलेगी। के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उनका एक सिद्धांत है, उनका एक लक्ष्य है, उनका एक संदेश है कि खेलों में आगे आना है। और पिछले 10 वर्षों में देश ने विभिन्न खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया है, नई नई सुविधाएं बनी हैं। तो ये उसी के क्रम में मील का पत्थर है कि जिसमें हॉकी इंडिया और प्रसार भारती का एग्रीमेंट हुआ है कि आज से हॉकी इंडिया के जितने भी कार्यक्रम हैं, उन्हें लीग है बल्कि नेशनल चैंपियनशिप है, जो और चैंपियनशिप्स हैं, वो सब स्पोर्ट्स पे लाइव दिखाई जाएंगी। न केवल डीडी स्पोर्ट्स चैनल पे बल्कि जो हमारा OTT चैनल है उसमें भी वो लाइव दिखाई जाएंगी। तो वो पूरे देश में एक निःशुल्क प्रसारण का ये हमारा प्रयास है, एक नेशनल ब्रॉडकास्टर होने के नाते। वहीं HIL संचालन समिति के सदस्य भोलानाथ सिंह ने कहा कि दूरदर्शन की पहुंच गांव देहात तक है और हॉकी इंडिया के बीच प्रसारण भागीदार के तौर पर करार से अब देश भर में भी डीडी स्पोर्ट्स पर फ्री में हॉकी के मैच देखे जा सकेंगे। स्पोर्ट्स ऐसा चैनल है जो हर एक गांव देहात में है, घर घर में है। जो डीडी दूरदर्शन है प्रसार भारती के द्वारा कहीं भी फ्री में दिखाया जाता है। खिलाड़ी देखते होंगे बहुत गरीब घर से आते हैं। अगर उनके घर में अगर कोई ये कहे कि नहीं आप 1000 रुपए का रिचार्ज कराकर मैच देखो, ये करो, तो बहुत मुश्किल है। ऐसी जगह पर अगर दूरदर्शन अगर लाइव करता है, आप समझ सकते हैं कि एक घर में और वैसे घर में ये मैच पहुंचेगा जहां पर लोग सोचा भी नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले के दौरान नवाचारियों के साथ संवाद किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सुधार के जरिए युवाओं के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करके उनकी जिज्ञासा और दृढ़ विश्वास को समर्थन दे रही है। देश के समक्ष आई चुनौतियों पर काबू पाने के उपाय तलाशने की दिशा में आज के युवा स्वामित्व की भावना विकसित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्व का भविष्य ज्ञान और नवाचार से संचालित होने जा रहा है। बदलती परिस्थितियों में भारत के युवा इसकी आशा और आकांक्षा है। सरकार ही देश की समस्याओं के समाधान का दावा करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज ऐसे हैकाथॉन के जरिए स्टूडेंट्स, टीचर्स और मेंटर्स को भी इन समाधानों से जोड़ा जा रहा है। ये भारत का नया गवर्नेंस मॉडल है और सबका प्रयास इस मॉडल की प्राण शक्ति है। साथियों, देश के अगले 25 सालों की पीढ़ी भारत की अमृत पीढ़ी है। आप सब पर विकसित भारत के निर्माण की जिम्मेदारी है और हमारी सरकार आज की इस पीढ़ी को हर साधन संसाधन सही समय पर देने के लिए कमिटेड है। उन्होंने कहा कि अटल टिंकरिंग लैब, PM श्री और नई शिक्षा नीति ने देश में नवाचार और नए निवेश का परिवेश तैयार किया है। युवा पहले के मुकाबले ज्यादा समाधान सामने लेकर आ रहे हैं। करीब 6,500 इंस्टीट्यूशंस इससे जुड़े हैं। इस हैकाथॉन की वजह से सैकड़ों नए स्टार्टअप्स का जन्म हुआ है और मैंने एक बात और नोट की है। 2017 में 2017 में स्टूडेंट्स की तरफ से 7,000 से ज्यादा आइडियाज सबमिट किए गए थे। इस बार इन आइडियाज की संख्या
57,000 से भी ज्यादा हो गई है। अनुसंधान के लिए रिसर्च फंड 1 लाख करोड़ और आईटी पार्क जैसे कदमों से भारत के युवाओं को नए अवसर मिल रहे हैं। केंद्र सरकार का मकसद है कि भारत का क्रिएटिव और यंग माइंड दुनिया के किसी भी देश के युवा से मुकाबला कर सके और वे विकसित भारत के निर्माण में सहयोगी हों। ब्रह्म सरोवर पर दीपदान के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मुख्य कार्यक्रमों का कल शाम समापन हुआ। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी और गीता जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल गीता आरती एवं दीपोत्सव में मुख्य रूप से शामिल हुए। गीता जयंती के अवसर पर ब्रह्म सरोवर और सन्निहित सरोवर के घाट पर लाखों दीपक जलाए गए। कुरुक्षेत्र में अयोध्या नगरी की तर्ज पर दीपदान किया गया, रंगीन आतिशबाजी हुई और हिंडोले भी छोड़े गए। ब्रह्म सरोवर पर होने वाली संध्याकालीन आरती में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ पूर्व शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि सभी का जीवन अलौकिक और खुशहाल हो। कुरुक्षेत्र की सभी संस्थाओं ने मिलकर 18,000 दीपक जलाए हैं और गीता महोत्सव को एक भव्य रूप दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने देशवासियों को गीता जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हर वर्ष गीता जयंती के उत्सव से लोगों का लगाव बढ़ता जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण से हम प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन अलौकिक और विकसित हो, ऐसी हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। द्वार ब्राह्मण सभा के सभी पदाधिकारियों का, जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन यहाँ पर किया है, लगातार इस ब्रह्म सरोवर की देखरेख करते हैं, और विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के हमारे केडीबी के हमारे सभी पदाधिकारी, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का असर पूरा विश्वव्यापी असर हो गया है। देश और दुनिया के सब लोग, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर गीता बनीशी स्वामी ज्ञानानंद ने कहा कि गीता जयंती के अवसर पर 18,000 बच्चों ने गीता पाठ किया। इस वैश्विक गीता पाठ में पूरी दुनिया के करोड़ों लोग ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। गीता महोत्सव के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता के प्रति गरिमा का भाव देश ही नहीं पूरी दुनिया में बढ़ा है। नारनौल में सीएम फ्लाइंग ने आज सुबह 9 बजे डीटीपी ऑफिस पर रेड की। इस दौरान सभी 15 कर्मचारी व अधिकारी गैर हाजिर मिले। केवल एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ही कार्यालय में मौजूद था। वहीं छापेमारी के बाद केवल 4 कर्मचारी ही ऑफिस पहुंच सके। ड्यूटी मजिस्ट्रेट नितिन भार्गव ने बताया कि सीएम फ्लाइंग की टीम के साथ उन्होंने छापेमारी की है, जिसमें सभी कर्मचारी गैर हाजिर पाए गए। अब इनकी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। छापेमारी के बाद सुबह 9:45 तक केवल 4 कर्मचारी ही पहुंचे थे। उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कर्मचारी कभी भी 10 बजे से पहले नहीं आते तथा जूनियर इंजीनियर लोगों के फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। और हमने डीटीपी ऑफिस में आज यहाँ पे 9-10 पे पहुँचकर एक रेड करी थी, और उसमें यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही कर्मचारी मिला। यहाँ 15 कर्मचारी हैं। इस चीज़ की रिपोर्ट हम उच्च अधिकारियों को पेश करेंगे और उसके बाद जो भी कार्रवाई आगे नियम अनुसार होगी वो उसको अमल में लाएंगे। भिवानी में जारी 68वीं राष्ट्रीय स्तरीय स्कूली कबड्डी प्रतियोगिता का कल समापन हुआ। प्रतियोगिता में लड़कों के अंडर 19 आयु वर्ग में हरियाणा ने दिल्ली को हराया। वहीं लड़कियों के अंतिम मुकाबले में हरियाणा की टीम ने पंजाब को हराकर विजेता बनी। सिंचाई एवं महिला बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का कार्य किया है। आज बेटियां शिक्षा, खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर रही हैं। हरियाणा की बेटियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम ऊंचा किया है। हाल ही में राज्यसभा में भी भाजपा ने हरियाणा से रेखा शर्मा को उम्मीदवार बनाकर
महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश किया है। श्रुति चौधरी ने कहा कि सखी बीमा योजना के तहत प्रदेश में 33,000 से लगभग महिलाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें बीमा सखी बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी आए हैं और उन्होंने इतनी बड़ी सौगात हरियाणा की हमारी भूमि पर हमारी माताओं बहनों को दिया, जहाँ पे सखी योजना के तहत जहाँ पे हमारी माताएं आगे बढ़ें, बहनें आगे आर्थिक रूप से और समृद्ध हों, तो ये बहुत अच्छा लगता है। कल भी राज्यसभा माननीय रेखा शर्मा जी आई, वो भी एक हमारी महिला सांसद बनने जा रही हैं, तो ये एक बहुत शुभ रास्ता है और हमारी जो बेटियां हैं, माताएं हैं, वो आगे बढ़ रही हैं। और इसी संदर्भ में हमारे जो स्पोर्ट्स के जो बच्चे हैं, आपको पता है कि हरियाणा ये वो भूमि है जहाँ पे इतने ज़बरदस्त मेडल्स हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीत के आते हैं, तो मैं सबको बहुत बधाई देती हूँ। कम से कम 35,000 यहाँ पे सखी बनेंगी, बीमा सखी, और जैसे बहुत अच्छी तरह से उन्होंने स्वयं समझाया गया। इस मौके पर हरियाणा महिला कबड्डी टीम की कप्तान खुशी दांगी व खिलाड़ी मनीषा व प्रशिक्षक राजवंती ग्रेवाल ने बताया कि 5 दिनों तक चले इस कबड्डी महाकुंभ में उन्हें जीत हासिल कर बड़ी खुशी हो रही है। वे आगे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी के क्षेत्र में हरियाणा का नाम रोशन करेंगी। इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार की खेल नीति की भी सराहना की और गोल्ड उठाया है। हमारी पूरी टीम अच्छा खेली सर, इसमें सबका सहयोग था। स्कॉलरशिप भी अच्छी देनी चाहिए सर, ताकि बच्चे और खेले हमारे, तो आगे आएंगे भविष्य में और अच्छा करें। हमारा फाइनल मुकाबला था हरियाणा पंजाब का, तो हरियाणा ने विजय प्राप्त की और 41 अंक और उनके देश बहुत अच्छी रही। बेहद खुशी है, बच्चों ने लंच किया अपने इधर ही, तो मैंने कहा बेटा तब मानूंगी तब आप फाइनल मैच फर्स्ट आगे दिखाऊंगी। मैडम आप टेंशन न लें, हमेशा बच्चे मुझे पूरे कैंप के थ्रू ही ये बोलते रहे कि मैडम अपना मुकाबला किसी से नहीं है, हरियाणा एक तरफा अपना पूरा गोल्ड लेके आएगा। और आज बच्चों ने वो करके दिखा दिया। तकरीबन मुकाबले हमारे महाराष्ट्र के साथ था, उड़ीसा के साथ था, और ये 1 साइडेड है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश में गरीब नागरिकों को समय से राशन मुहैया करवाया जा रहा है। डिपो धारकों के कमीशन को लेकर उन्होंने कहा कि 90 करोड़ रुपए से राज्य सरकार की ओर से पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है। जल्द ही सभी डिपो संचालकों को उनका कमीशन दिया जाएगा। सरकार राशन आवंटन के मामले में पूरी तरह पारदर्शिता बरत रही है। इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है कि राशन डिपो से आवंटित होने वाले राशन की चोरी ना हो सके और राशन को लेकर हेर फेर ना हो पाए, इसके लिए हरियाणा सरकार पुख्ता इंतजाम करने जा रही है। राशन डिपो से लोगों को राशन लेने की सूचना देने के लिए जहां गांवों व शहरों में मुनादी कराई जाएगी, वहीं डिपो के भीतर कैमरे लगवाने की योजना है ताकि डिपो धारक ईमानदारी से राशन वितरित करें। बता दें कि हरियाणा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीब 32 लाख परिवारों को राशन वितरण किया जाता है। प्रदेश में 9,434 राशन डिपो हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगर शिकायत मिले तो डिपो धारक का लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन भारत अंतरिक्ष स्टेशन होगा, जबकि वर्ष 2040 तक भारतीय चांद पर उतरेगा। कल नई दिल्ली में सभी विज्ञान मंत्रालयों की उपलब्धियों पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लाए गए अंतरिक्ष सुधारों ने अंतरिक्ष क्षेत्र को खोल दिया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब तक भारत से 432 विदेशी उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 90% पिछले 10 वर्षों में प्रक्षेपित किए गए हैं। उन्होंने विज्ञान के प्रति बहुविषयक दृष्टिकोण के लिए सरकार के दृष्टिकोण का भी उल्लेख करते हुए कहा कि भारत ने विभिन्न क्षमताओं में विज्ञान के अनुप्रयोग के माध्यम से जैव प्रौद्योगिकी, जैव अर्थव्यवस्था, भूस्थानिक कार्यक्रमों, रक्षा और कृषि में प्रगति की है। Unlike others, we will be among the first to have that after maybe US and other 1 or 2 other countries. This will be known as Bharat Antariksh Station by 2035, and by 2040 we might be landing an Indian on the surface of Moon. Where I think the biggest achievement in the recent years, or recent 2 years, has been the National Research Foundation, which in the Indian parlance has been appropriately named as Anusandhan.
And this is going to be a better version of the similar foundations in the other countries like the National Research Society of America and also one in Europe. So this will again follow the global strategies. 70% of the resource will be from non-government sources. So we have this casual gupshup tendency when we go in the morning, we say rocket हुआ तो क्या हुआ, देखो नासा कहाँ पहुँच गया, but we don't realize. समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।